Hello guys, today we'll be discussing all the concepts of paper 5 question number 1 in this video. आज अगर A level physics A2 में paper 5 question 1 में कोई भी मसला है then this video is for you. इस series में we'll be covering all the concepts of paper 5 in the next 4 to 5 videos. Stay tuned, let's start. अच्छा जी, पेपर 5 की बात शुरू करते हैं. गाइस पेपर 5 ए लेवल्स का जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 1 hour 15 minutes. इस पेपर को हम लोग प्लानिंग एनालिसिस एंड एवेल्युएशन कहते हैं. इट्स बेसिकली 30 marks which makes up about 11.5% of your A levels. So in total of 100% 11.5% जो ग्रेड है that is made from paper 5. इस पेपर में you have got 2 compulsory questions, both of them are to be attempted. और हम लोग थ्रू आउट आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों क्वेश्चंस की सारी डिटेल्स को जो है गो थ्रू करेंगे. सबसे पहले बात कर रहा हूँ पेपर 5 की थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग की. इन दिस एग्जाम पेपर द कंटेंट मे बी आउट ऑफ द सिलेबस एज वेल. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड हो, थोड़ी सी सिलेबस से बाहर हो, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है. मैं इस 5 लेक्चर की सीरीज में सारी चीज़ों को 1 by 1 डिस्कस कर लूँगा और इंशाल्लाह जो है यू गाइज विल बी एबल टू get a very good grade from this. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इट्स गोना बी ऑफ 15 marks. देयर इज गोना बी अ केस सिनेरियो. आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जो है आपको डिज़ाइन करना होगा. जब भी बात एक्सपेरिमेंट डिज़ाइनिंग की आती है तो यू वुड बी हैविंग टू कंप्लीट लाइक 4 steps. द फर्स्ट इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. तो ब्रेक डाउन ऑफ स्किल्स में सबसे पहले जो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 2 marks. क्या है, पहले हम लोग बात उसी पे करेंगे. फिर हमारे पास मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, देन एनालिसिस है, एंड लास्ट देयर आर लॉट ऑफ एडिशनल डिटेल्स जो आप लोग लास्ट 6 marks के लिए जो है एग्जाम में दे रहे होते हैं. अच्छा, बात को शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से. देखिए भाई, किसी भी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी एक्सपेरिमेंट में देयर आर 2 key variables that you are considering. The first one is known as a dependent variable and the second one is known as an independent variable. आसान लफ्जों में, लेमन की भाषा में, आसान भाषा में बात को समझे. भाई देखो, एक चीज जो आप उस एक्सपेरिमेंट में चेंज करोगे दैट इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो आप खुद वेरी करवाओगे, चेंज करवाओगे, दैट इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उस चीज की वजह से द वेरिएबल, द थिंग दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, दैट विल बी नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट नाम में ही आंसर है कि भाई वो डिपेंड करता है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करवाने से. तो ये आपके पास जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फर्क है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू वेरी एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन यू आर गोइंग टू मेजर. अच्छा, इसके बाद a lot of the quantities that can affect the outcome, उन सब चीज़ों के को you would be keeping as control variables और constant variables. उनको आप constant रखोगे. This is what you have to state in the investigation as well. मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे 2 पेपर्स रखे हैं, ठीक है, द पेपर्स आर ऑफ 2024. इन दोनों के हम लोग जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को उसी में देख रहे होंगे. इवेंचुअली फिर मैं ईयरली पेपर्स भी डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी. तो एनी क्वांटिटी दैट मे अफेक्ट योर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू आर गोइंग टू कीप कांस्टेंट. देयर आर 2 की पॉइंट्स दैट आई ऑलवेज मेंशन. सबसे पहले तो यार किस तरीके से वो वेरिएबल जो है मेक श्योर करोगे कि वो वेरिएबल कांस्टेंट रहे, वो बात भी लिखना ज़रूरी होता है. एंड क्यों उसको कांस्टेंट रखना है, ये बात भी लिखना ज़रूरी होता है इन सम केसेस. तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं. होपफुली आहिस्ता आहिस्ता यू वुड बी गेटिंग गुड हैंग ऑफ दैट, डोंट वरी. अच्छा, हमेशा वो क्वांटिटीज लिखी जाती हैं जो डायरेक्टली आउटकम को अफेक्ट कर रही हैं और जनरल बातें नहीं की जाती. ठीक है, क्योंकि हम लोग ओ लेवल्स और IGCSE में अब ATP के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हमें जेनेरिक बात करने की आदत होती है. बट ए लेवल्स में यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट द क्वेश्चन इज स्टेटिंग, और बहुत स्पेसिफिक बात जो है आप लोग कर रहे होते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो यार इस बात से शुरू करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. बिफोर कमिंग टू द एग्जाम्पल, एक रूल स्टेट करूंगा यहाँ पे, दैट इज नोन एज अ DCAC रूल. अच्छा, ये मेरा बनाया हुआ रूल है, जस्ट मेरे अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करता है या मुझे हेल्प करता था. तो व्हाट आई हैव डन इन माय A levels, इट्स वेरी फार बैक, काफ़ी साल हो गए, बट व्हेन आई वाज डूइंग माय A levels मैं इस तरीके से क्वेश्चन को करता था दैट डिफाइन, कलेक्ट, एनालाइज, कंक्लूड. So define the problem, collect the data,
एनालाइज द प्रॉब्लम एंड देन कंक्लूड. सो डिफाइन में जो है मैंने आपको बताया कि यू हैव टू जस्ट स्टेट द वेरिएबल्स. आपके जो मार्क स्कीम्स होती है उनके पहले जो स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले जो पार्ट होगा, इन दैट यू विल बी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स. किस तरीके से जस्ट लुक एट दैट. फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल वाला ढिमका, किस तरीके से सब चीज़ें करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द कलेक्शन. उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें एडिशनल में भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं. फिर एनालाइजिंग होती है, यू हैव टू फाइंड सम कॉन्स्टेंट्स एंड अदर थिंग्स जो अभी हम लोग लर्न करते हैं, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी कंक्लूडिंग इट. अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बारे में सीखने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल. सुनिएगा मेरी बात, ठीक है. देखो यार, अभी बात सिर्फ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम की हो रही है. सिर्फ वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है, पहले 2 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरे 15 नंबर की तरफ आएंगे. अच्छा, एग्जाम्पल को देखिएगा. अ थिन सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A is attached to a block. An identical magnet is attached to the trolley as shown in figure 1.1. ठीक है, the trolley is held so that the separation of the north pole of the two magnet is S. ठीक है, the point P is the distance D from the north pole of the magnet on a stationary trolley. The trolley is released. The speed V of the trolley at point P is determined using one of the light gates. अच्छा जी, it is suggested that V is related to S by this equation. ठीक है, इक्वेशन दी होती है, मुश्किल सी इक्वेशन होती है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है. Where B is the magnetic flux density at the north pole of one of the magnets, M is going to be the mass of the trolley, and K and Q are going to be the constants. अच्छा, अब बाद में प्लान. अच्छा, देख ये आ गया सवाल, आपके सामने सवाल है. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. देखो बेटा, सवाल में क्या बोल रहा है, दैट हमारे पास 2 बार मैग्नेट्स हैं. ठीक है, एक ब्लॉक पे पड़ा हुआ है, एक मूव हो सकता है. ये S सेपरेशन है और स्पीड की बात हो रही है. S सेपरेशन और V स्पीड की बात हो रही है. और स्पीड पॉइंट P पे मेजर करेगा, और कौन मेजर करेगा, लाइट गेट मेजर करेगा. लाइट गेट क्या होता है, देखो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, लाइट आ रही होती है. ठीक है, इसके बीच से अगर कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो लाइट गेट के अंदर एक एल्गोरिथम होता है, दैट वो बता देता है कि भाई इतनी देर तक जो है हमारी स्पीड जो है चीज़ बीच से गुजरी, और उसके बाद जो है उसकी स्पीड इवेंचुअली बता देता है. मैं विल बी कमिंग टू इन डिटेल अबाउट द लाइट गेट. पहले सिर्फ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम की बात करते हैं. अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में गौर से अगर देखो तो हमारे पास S is something that we are going to change. S हम लोग चेंज करेंगे, S को हम लोग चेंज कर रहे होंगे. ठीक है, तो जो चीज हम लोग चेंज कर रहे होंगे, that is going to be the independent variable. तो S is going to be the independent variable. इसकी वजह से पॉइंट P पे नोट होने वाली जो स्पीड है, that is going to be the dependent variable which is dependent on the value of S. देखो ये, अच्छा, ये 2024 के एग्जाम पेपर्स हैं. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा. ठीक है, ताकि चीज़ें समझा भी सकूँ, इवेंचुअली फिर रियलिटीज पे भी आऊँगा. तो हमारे पास जो है 2 चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि S हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, S हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और V हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था. इसके साथ साथ जो चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस D, क्योंकि इवेंचुअली एक डिस्टेंस के बाद ही स्पीड लेंगे ना. ये तो नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ा दें, कम कर दें तो रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे. और इस इक्वेशन में एरिया ऑफ द मैग्नेट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू कीप एज कांस्टेंट. तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आपने सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टेट किया, दैट इज गोइंग टू बी S. सेपरेशन बिटवीन द 2 नॉर्थ पोल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल V. और एग्जाम में कैसे लिखोगे, वी आर गोइंग टू से वेरी S, S को वेरी करवाएं एंड देन मेजर V. तो ये आपके पास पहले 2 नंबर आ जाएंगे. और कंट्रोल वेरिएबल्स को भी स्टेट करना है उन नंबर्स के लिए. तो D इज गोइंग टू बी केप्ट कांस्टेंट. मास, एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेंथ, इन सब चीजों को आपने कांस्टेंट रखना है. कैसे रखना है वो आज की बात है, आगे की बात है. कलेक्शन वलेक्शन अभी हमने रूल पढ़ा, उस पर आएंगे. बट अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पहले 2 नंबर की, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. जहां इतना टाइम वेस्ट किया, तो अगले 2-4 वीडियोस भी जो है सुकून से देखो, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट सारे पेपर 5 के लिए क्लियर हो जाए. अच्छा, फिर हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं. फिगर 1.1 shows a coil made from a resistance wire. ठीक है, coil है made from resistance wire. The coil is placed in the cooking oil of mass M. The total length of the resistance wire of the in the oil is L. ठीक है, length दी हुई है. The potential difference V is applied to the coil. The temperature of the oil increases by delta theta in time t. It is suggested that delta theta is related to L by the relationship, where A is the cross section area of the wire, K and Z are constants. Constants को बाद में निकालना होता है कैसे, एनालिसिस में आएगा, विल कम टू दैट. ठीक है, अभी शुरू किया हम लोगों ने. प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा थीटा एंड L. ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम, शो द अरेंजमेंट, तिमका फला, इस पे बाद में आते हैं. अभी हमारा मकसद क्या है, सिर्फ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. गाइस और से सवाल को पढ़ें.
बोल रहे हैं यार ऑयल में एक लेंथ रखूंगा रेजिस्टेंस वायर की और उसके अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज की वैल्यूज निकालूंगा। खुद सोचो, लेंथ आप रख रहे हो तो लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस पे कौन डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मिल गया, डिपेंडेंट मिल गया। अब एक चीज कॉमन सेंस में देखो कि भाई जो टाइम है, हर एक्सपेरिमेंट को सेम टाइम के लिए करेंगे ना, क्योंकि लेंथ लेंथ और टेम्परेचर का वो देख रहे हैं। अब लेंथ बढ़ा के टाइम अनलिमिटेड कर दूं या लेंथ कम करके टाइम अनलिमिटेड कर दूं तो एक्सपेरिमेंट तो सही नहीं हो सकता। तो टाइम इज गोइंग टू बी द कंट्रोल वेरिएबल। ये बात सोचनी है, ऑन स्पॉट सोचनी है कि क्या चीजें सेम रखेंगे। तो टाइम इज गोइंग टू बी द कंट्रोल वेरिएबल। विद दैट पोटेंशियल डिफरेंस भी कंट्रोल है, मास ऑफ द ऑयल भी कंट्रोल वेरिएबल होगा। तो जो भी इक्वेशन में बाकी सारी चीजें होती हैं, दैट इज सपोज टू बी द कंट्रोल वेरिएबल। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में अगेन मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिया, दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ, और डिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिया, दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन टेम्परेचर। तो वेरिएबल एंड मेजर चेंज इन टेम्परेचर। यहां तक की बात आपको क्लियर होती होगी। कंट्रोल वेरिएबल्स आपने मास, पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और एरिया स्टेट कर दिए। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे वो कलेक्शन में आता है। अभी मैं सिर्फ बात डिफाइनिंग की कर रहा हूं। यहां आपके पहले 2 मार्क्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के सिक्योर हो गए। कलेक्शन की जहां तक बात है भाई, पहले तो चंद किताबी रूल्स को पढ़ते हैं, फिर आई वुड टेल यू माय वे ऑफ डूइंग इट, ताकि आप कोई भी जो है कंफ्यूजन में ना रहे और सारी चीजें जो है आपके पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हो। रूल्स एंड मेथड फॉर डेटा कलेक्शन में जो है, सबसे पहले सिंस वेरिएबल्स आर नाउ स्टेटेड, नाउ यू आर गोइंग टू मेंशन हाउ यू आर गोइंग टू बी मेजरिंग देम, all the variables, each and every single one of them. Mention how would you vary the independent variable, how would you vary the dependent variable. This is the most important point. सारे instruments, everything, all details, how would you vary, it should be given along with the whole setup that should be explained as well. सर होल सेटअप की बात करें तो सबसे पहली चीज सेटअप फॉर द apparatus में आती है ड्रॉइंग अ लेबल डायग्राम। दैट इज 1 mark, but it's one of the most important steps of the question. सर ये स्टेप जो है बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। ठीक है, एक वेल लेबल्ड बेसिक सी डायग्राम हो जो समझ आ रही है। देखिए यार, मैं एक डायग्राम बनाऊं, बहुत अच्छी बनाऊं, बेहतरीन किस्म की बनाऊं, आप 10 और बनाओ, 10 आप मार्क्स स्कीम देख के बनाओ, 10 आप बुक्स देख के बनाओ, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स देख के बनाओ, कोई फायदा नहीं। जो समझ आ रहा है एग्जाम में वो बना देना। ठीक है, 1 नंबर है, 19-20 मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, अब डिफाइन कर चुके हो, 2 नंबर ले चुके हो, अब बाकी 13 नंबर की बात आ रही है, 4-5 नंबर यहां मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द मेथड that you are going to use to vary the independent variable and state the instruments. आहिस्ता आहिस्ता सारे instruments, method and apparatus, dependent variable का। ठीक है, how would you keep the control variable constant, किस तरीके से control variable measure होंगे, everything by that। additional points में आ जाता है कि किस तरीके से control variables measure होंगे, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कैरी आउट करोगे उस बात को भी डिटेल में लिखना पड़ेगा। और इसके साथ 4 एडिशनल डिटेल्स मैं लिखूंगा अबाउट एक्यूरेसी, कलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज करना है। पहले तो इस किताबी बातों को समझने के बाद समझते हैं कि इस स्टेप में करना क्या है। डायग्राम एक बनानी है, कैसे बनानी है सीखते हैं। ऊपर सारे वेरिएबल्स लिखे थे, कंट्रोल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सबकी मेजरमेंट के बारे में लिख दो। ठीक है, एक एक 2 लाइनें सबकी मेजरमेंट के बारे में, एक एक चीज के बारे में लिख दो। ठीक है, दैट्स वन थिंग। फिर उसके बाद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस तरीके से मेजर करोगे वो तो खैर डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन करोगे। और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता एडिशनल डिटेल्स पे मैं आता हूं। अब मैं कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहा हूं, सिर्फ कलेक्शन की, बिल्कुल परेशान, एनालिसिस नहीं। अभी अगले 4-5 नंबर कलेक्शन ऑफ डेटा के हैं। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अ थिन सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब लेंथ L, बार मैग्नेट की लेंथ है L, किस चीज से मेजर हो जाएगी? लेंथ हमारे पास या तो मीटर रूल से मेजर हो जाएगी या फिर टेप मेजर से। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब भी आ जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई d² / 4 से आता है, पायर स्क्वायर से नहीं आता।
और डी आता है माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर से आता है और कैसे आता है, अलग अलग पॉइंट पे डायमीटर्स की रीडिंग ली जाती हैं और उनको एवरेज करके डी निकाला जाता है और ये लिखना भी है एज इट इज। ठीक है जी, अब आते हैं ट्रॉली इज हेल्ड टू द सेपरेशन ऑफ द नॉर्थ पोल, द पॉइंट पी ऑफ अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है, ठीक है। लाइट गेट किस तरीके से काम करेगा उसको स्टेट करेंगे। ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट, अच्छा जी, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर होती है हॉल प्रोब से, और ये भी हमेशा जब भी आया है ना तो इस हॉल प्रोब को रोटेट करते हैं जहां पे मैक्सिमम रीडिंग आती है। आप सबने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड्स में हॉल प्रोब को रोटेट करते हैं, वो एक पोजीशन होती है जिससे वो जो है हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है। तो यू आर गोइंग टू रोटेट द हॉल प्रोब और उसके बाद जहां मैक्सिमम रीडिंग आ रही होगी दैट यू आर गोइंग टू नोट डाउन। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, one of the magnets, m is the mass of the trolley and k and q are constant। m mass है, मास किस चीज से, मास जो है टॉप बैलेंस से, जो आपके पास टॉप बैलेंस होगा या फिर हमारे पास जो है डिजिटल बैलेंस होगा, हमारे पास इनमें से किसी चीज से मास मेजर हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, डायग्राम की कहानी समझो। आपने सबसे पहले एक सरफेस बना दी। ठीक है जी, रिलैक्स होके, बहुत अच्छी डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं। आपने एक ब्लॉक बना दिया, वन बाय वन काम करेंगे। ठीक है, आपने एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक को आपने क्लैंप कर दिया। ठीक है जी, क्लैंप इट। आपने एक मैग्नेट बना दिया, इस मैग्नेट को आपने यहां पे एडहेसिव पुटी लगा के स्टिक कर दिया। ठीक है, मैग्नेट मूव ना करे। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी क्लैम्प कर सकते हो, मुझे एडहेसिव पुटी पता था तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है आपने एक ट्रॉली बना दी। ठीक है, और ट्रॉली के साथ आपने जो है दूसरा जो है लगा दिया मैग्नेट। ठीक है, ट्रॉली बना दी आपने, जो है दूसरा मैग्नेट भी यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, टायर बना दिए ट्रॉली के, मैग्नेट यहाँ रख दिया। ठीक है, सिमिलर साइज के मैग्नेट होने चाहिए। ठीक है, थोड़ी डायग्राम साफ सुथरी भी हो तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने जो है एक मीटर रूल रखना है। ठीक है जी, आप यहाँ पे मीटर रूल रख दोगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे एक लाइट गेट बनाना है। ठीक है, ये आपका लाइट गेट हो जाएगा। ठीक है, लाइट गेट एल्गोरिदम पे काम कर रहा होता है। ठीक है, विद दैट आपके पास यहाँ पे आप एक और मीटर रूल बना दो। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, मीटर रूल यहाँ फिर हमारे पास जो है आई थिंक डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मेजर्ड बाय मेजरिंग टेप। ठीक है, मैं इसको मेजरिंग टेप रख देता हूँ। ठीक है, मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मैं उसको इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, विद दैट हमारे पास बेंच भी लेबल है। ठीक है, बेंच है, और बेंच के बाद ये लाजमी सी बात है, पीछे यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट स्टॉप्स दिस कार्ट। तो मैंने यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लगा दिया। अच्छा, ये डायग्राम रिलेटिवली बहुत इजी थी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डायग्राम है, तो ऐसा जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रीटी मच जो डायग्राम आपकी होती है उसी में से आपको जो चीज़ें रखनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक एडहेसिव पुटी जो है लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है एडहेसिव पुटी यहाँ पे भी लगा दी ताकि मैग्नेट जो है अपनी पोजीशन से ना हिले, रादर पूरी ट्रॉली जो है साथ साथ मूव करे। ठीक है, आप कह सकते हो क्लैंप करना, आप कह सकते हो उसको कोई जो है सॉल्यूशन लगा के जो है चिपका दें तो बेसिकली वो मूव ना करे। अच्छा, ऑल राइट, सही है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब मैंने जो है ये डायग्राम बना दी। अब इस डायग्राम में मैं वन बाय वन जो है चीज़ों को स्ट्रेट करूंगा। अब मैं कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है कलेक्शन ऑफ डेटा में मेजर
S by meter rule and take multiple readings throughout the experiment. तो सबसे पहले मैंने ये S को मेजर किया, ठीक है. You're going to vary it, multiple readings, going to vary it. Place light gate on point P and use the readings and algorithm to measure V. तो उसके एल्गोरिथम की मदद से आपने वीजो मेजर कर दिया, ठीक है. आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स की लेंथ आ गई, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लेंथ आ गई, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज भी आ गई. अच्छा, ऑन दैट अब यूज माइक्रोमीटर टू मेजर diameter of the magnet. Take multiple readings and average out. And average. Multiple readings लेंगे, average करेंगे, then use pi d square over 4 to get cross section area. अभी भी ऑन द कॉन्ट्ररी, अगली बात, मेजर लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट बाय द मीटर रूल. मेजर L by meter rule. Make sure it's kept horizontal and avoid parallax error. ठीक है. किस तरीके से मैंने जो बात शुरू में की थी कि किस तरीके से हम उनकी गलतियां बचा सकते हैं, किस तरीके से मेजर करना है, याद कर रहे हो भाई? ये बातें मार्क्स स्कीम में भी नहीं मिलेंगी. स्टार्ट किया था हाउ वुड यू मेक श्योर इट डजंट चेंज एंड हाउ वुड यू शुड व्हाई शुड इट बी केप्ट कांस्टेंट. दोनों बातें अब मैं कर रहा हूं, एक एक बात डिटेल में कर रहा हूं, समझते जाइएगा चीजों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सर अगली बात करते हैं हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की. यूज हॉल प्रोब टू मेजर बी. हॉल प्रोब की मदद से बी मेजर करेंगे, रोटेट इट एंड नो द मैक्सिमम वैल्यू. हॉल प्रोब की मदद से उसको रोटेट करके मैक्सिमम वैल्यू को आप नोट कर लेंगे. ठीक है, बी भी रह गया. अच्छा, लास्ट थिंग इज द मास. तो मास जो होगा, मास इज मेजर्ड बाय टॉप बैलेंस. और मेक श्योर इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट. अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करता. देखिए, बहुत सारे पॉइंट जो मैं ऐड करता हूँ दे आर लाइक वेरी मच रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट रादर देन द मार्किंग स्कीम. तो यहाँ पे मैं जरूर इसको ऐड करता कि मेजर बोथ मैग्नेट्स मास एंड दे शुड बी इक्वल. ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, सारे मासेस इक्वल हो जाए. इस पॉइंट पे हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा के पूरा काम कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. एक और क्वेश्चन की बात करूंगा ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए. हम लोग वेरिएबल्स ऑलरेडी स्टेट कर चुके हैं. अगेन कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहा हूं. फिगर 1.1 shows a coil made from a resistance wire
The coil is placed in the cooking oil of mass M. The total length of the resistance wire in the oil is L. It is suggested that change in temperature is related to L by this relationship. ठीक है, आपके पास change in ठीक है, change in length is related to temperature by this relationship. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Where is a cross section area? अगेन एक मुश्किल सी इक्वेशन दी हुई है, परेशान होने की बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल्स सारे स्ट्रेट कर चुके हैं. कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं. ठीक है, आगे की बातें जो है उस पर आते हैं. ड्रॉ डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी ड्राइंग अ डायग्राम एंड देन कलेक्टिंग द डेटा. देखिए यार, हम लोगों ने सबसे पहले वी वुड हैव टू टेक अ बीकर. एक बीकर लेंगे. इस बीकर के अंदर वी वुड बी प्लेसिंग द रेजिस्टेंस वायर कॉइल्ड. ठीक है, रेजिस्टेंस वायर को प्लेस करेंगे. ठीक है जी. और मेक श्योर ये रेजिस्टेंस वायर जो हो फुली इमर्स्ड होगी वाटर में. ठीक है, ऑयल में, सॉरी. और इसका वोल्टेज निकालने के लिए आई वुड बी कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल. ठीक है, आई वुड बी लेबलिंग दैट एज वेल. और एक पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा. ठीक है जी, ये पावर सप्लाई हो जाएगी. ये हमारे पास वोल्ट मीटर हो जाएगा और ये हमारे पास रेजिस्टेंस वायर हो जाएगी. लिक्विड जो होगा वो इस तरीके से जो है ये लिक्विड लेवल होगा. ठीक है, मैंने ये भी बना दिया. चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आई वुड बी प्लेसिंग अ थर्मोमीटर. और मेकिंग श्योर के बल्ब पूरी इमर्स्ड हो थर्मोमीटर का. ठीक है जी, और ये थर्मोमीटर आ जाएगा. अच्छा जी, हमारे पास थर्मोमीटर भी आ गया है, वोल्ट मीटर भी आ गया है. मीटर रूल लगा देते हैं नीचे कहीं पे. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक के मीटर रूल से लेंथ मेजर होती है. ठीक है, मीटर रूल. इस पूरे फंक्शन को पकड़ने के लिए जो है डेफिनेटली पीछे जो है ये हुक्ड होगा. ठीक है, ये दिस इज ऑल गोइंग टू बी हुक्ड. ठीक है, ताकि कोई चीज़ हिले नहीं. ठीक है, बेसिक सी डायग्राम है. दिस वाज वेरी इजी डायग्राम. इतनी ज़्यादा आसान वैसे नहीं होती, बट ये तो आसान थी, वाकई आसान थी. अब कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं. हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज बेसिकली द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो हम चेंज कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द वायर. तो लेंथ ऑफ द वायर would be measured by measuring tape. ठीक है जी. हर बिफोर ईच इन्वेस्टिगेशन. इसके साथ फिर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है चेंज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर. Thermometer, make sure bulb is fully immersed. Bulb is fully immersed in oil. बल्ब पूरे तरीके से इमर्स होना चाहिए ऑयल में. और इसके साथ साथ आई वुड बी एडिंग ओवर हियर इज कि बल्ब तो इमर्स्ड है, ऑयल से मेजर हो गया. ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर शुड बी सेम. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑयल should be same. अच्छा, ऑन दैट नोट हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. अब हमारे पास जो है टाइम शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट. तो टाइम इज गोइंग टू बी मेजर्ड विद स्टॉप वॉच. ये कंट्रोल वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है. सेम फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन.
ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास अब रह गया है पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस will be measured by voltmeter connected in parallel. वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उससे हम लोग जो है वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास एरिया जो है उसके लिए जो है डायमीटर would be measured by micrometer. You would take multiple readings, take readings on multiple areas and average it. Use pi d square over 4 to get area. सिक्स फिक्स कॉन्सेप्ट, एरिया आता है फिक्स, यही वर्किंग है, एक नंबर हर किसी को मिलता है। लास्ट में हॉल प्रूफ अभी देखा, उसमें जो है हॉल प्रूफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए रोटेट करना है, फिक्स्ड है, कोई वर्किंग में चेंजिंग नहीं है। ठीक है। लास्ट चीज मेरे ख्याल से मास रह गई, एंड मास एंड लेंथ जो ले चुके हैं। मास इज टू बी मेजर्ड बाय टॉप बैलेंस। ठीक है। ऐसे नहीं, ऑयल का मास है। अब इसकी थोड़ी सी बात को याद रखिएगा, इसमें जो है व्हाट यू डू इज मेजर मास ऑफ बीकर, add oil and measure the new mass. करेंगे क्या? Subtract total mass, subtract mass of oil from total mass. Process उल्टा लिख दिया। Subtract mass of oil by total mass, और जब मास ऑफ ऑयल टोटल मास का सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन टू गेट मास ऑफ ऑयल। कंट्रोल वेरिएबल है, टोटल मास माइनस मास ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू अच्छा जी, मैं फिर एक जो है यहाँ पे मास ऑफ बीकर को टोटल मास से माइनस करना है। टोटल मास में से मास ऑफ बीकर माइनस करोगे, यू वुड गेट द मास ऑफ ऑयल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा करना सीख लिया। ये हमारे यकीन जाने बच्चों अराउंड 7 to 8 मार्क्स की वर्किंग में करवा चुका हूँ। ठीक है। 2 मार्क्स थे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के, और 4 मार्क कलेक्शन के थे, जिनमें से हम लोग एडिशनल भी 2-3 मार्क्स ले चुके हैं। तो वी हैव डन टिल 8 to 9 मार्क्स ऑलरेडी। अब सिर्फ एनालिसिस की वर्किंग रह गई है, एंड आफ्टर दैट वी वुड बी कवरिंग द रिमेनिंग एडिशनल मार्क्स। और उसके बाद जो है आप लोग इसकी मार्क स्कीम्स को रिव्यू कीजिएगा, और आपको आइडिया होगा सर हमने सब बातें लिख दी। पहला काम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का है, दूसरा काम कलेक्शन का है। डिफाइन सकून से 2 नंबर वहां लेके फिर कलेक्शन के सारे स्टेप्स करने के बाद यू वुड बी मूविंग ऑन टू द एनालिसिस। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करेंगे एनालिसिस की। अच्छा जी, एनालिसिस में वी हैव गॉट 3 थिंग्स दैट वी हैव टू कवर। सबसे पहले तो एनालिसिस होता कैसे है, उसके बाद कौन कौन सी इक्वेशंस आ सकती हैं, एंड फिर हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे और कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। देखो, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 3 टाइप की इक्वेशंस आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा आती है y = mx + c की फॉर्म की इक्वेशन। इसमें हमारे पास कोई भी जो है ऐसा एलजी वगैरह नहीं होती, पावर्स नहीं होती। तो हमारे पास जो है जो भी चीज़ हमारे एक्स के साथ होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होती है, दैट्स द ग्रेडियंट। और जो अकेली चीज़ होती है दैट इज सी। इसको तो अभी ये दोनों सवाल इसी पे बेस्ड हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरी इक्वेशन जो है ऐसी फॉर्म में आ जाए, y = ax⁴n। अगेन अब आप क्या करोगे, आप पहले तो इसको lg लेते हो, log लेते हो, एंड देन आप इसको सॉल्व करते हो। सो lg/,
इज इक्वल्स टू एल जी ए प्लस, जब लॉग के अंदर क्या होता है बेसिकली व्हेन टू थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड इनसाइड द लॉग, वो आपके पास जो है ऐड हो जाती हैं, तो आप इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। एल जी वाई वुड बी एल जी ए और एन नीचे आ जाएगा, इट वुड बी एन एल जी एक्स। आपने एल जी वाई अगेंस्ट एल जी एक्स का ग्राफ बना लिया, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इक्वेशन में आपके पास जो एल जी वाई होगा दैट वुड बी द वाई, वाई पे बनेगा, एन वुड बी द ग्रेडियंट जो भी एल जी एक्स के साथ आ रही होगी, एल जी एक्स वुड बी द एक्स, वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्स एक्सेस पे होगा, एंड द रिमेनिंग एल जी वैल्यू इज गोइंग टू बी द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन में डिटेल में समझ आएगा। इन दोनों के एग्जाम्पल जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, सेकंड वीडियो में। सेकंड वीडियो में है ये, फर्स्ट वीडियो में जो है आज हम लोग इसी की बेसिक पूरा पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसको जो है इसके एग्जांपल्स में सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह जो है कंप्लीट करूंगा। अच्छा, लास्ट जो थर्ड फॉर्म आ जाती है दैट इज बेसिकली ई वाली, y इज इक्वल्स टू ए ई के टू द पावर x। जब e आ जाती है बेस, आपको ln लेना पड़ता है। सो ln, अगेन ln जब लेंगे तो a e के x, ln की भी ये खास बात है। सो ln y इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e के एक्स। ln भी पावर को नीचे ले आता है। ln y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे के एक्स ln e इधर लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और ln a इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ln e, ln टू द बेस e इज इक्वल्स टू 1, ln y इज इक्वल्स टू के एक्स, ln e की जगह इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस ln a। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो x के साथ ln y अगेंस्ट x का ग्राफ बन जाएगा, जो भी वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट दैट्स ऑन द x, डिपेंडेंट का ln ऑन द y, और जो भी x के साथ वैल्यू होगी दैट विल बी रेफरिंग एज द ग्रेडियंट। कैसे होता है हम लोग अभी तसल्ली से देखेंगे, जहाँ इतना वक्त जाए किया दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और द रिमेनिंग थिंग वुड बी द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपने बेसिक आइडिया ऑफ एनालिसिस को देख लिया। अब हमारे पास इक्वेशंस से किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। देखो, आपके पास एक इक्वेशन सवालों में, दोनों सवालों में इक्वेशंस दी हुई थी। मेरी पहली इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको जो है प्लॉटिंग बतानी होती है किसकी होगी, और दूसरी चीज आपने बताने होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सुकून से पहले तो इक्वेशन को ऐसे बनाओ कि वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में आ जाए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। तो आपने क्या कहा कि सर मैं वी स्क्वायर, क्योंकि मेरा वी स्क्वायर डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसको मैंने अलग कर लिया, और बाकी सारी चीजें के ए स्क्वेड बी स्क्वेड एल स्क्वेड ओवर, ये मास वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड देन दिस 2d विल बी मल्टीप्लाइड ओवर है, ठीक है जी। S4 माइनस, ये 2d डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी ठीक है, मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, और मास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहां तक करवा दी, और इसके अंदर मैंने कहा सर अब मैं क्या करता हूं मेरी आसानी के लिए मैं वी स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं अगेंस्ट 1 ओवर S4। ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि मैंने ये हमारे पास v जो है वो हमारे पास जो है डिपेंडेंट है, और S4 हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो S की सारी वैल्यूज को एक, ताकि मेरे पास एक साफ सुथरी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाए और स्ट्रेट लाइन बने। y की जगह वी स्क्वायर, जो हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 2d के ए स्क्वेड बी स्क्वेड एल स्क्वेड ओवर m 1 ओवर S4, और y इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव है, सो 2dq ओवर m। ये मैंने बहुत ही सुकून से, इसी तरीके से आप जो है इक्वेशन को फॉर्म कर रहे होते हो, यही पैटर्न है और कोई पैटर्न नहीं है। मैंने कलरिंग भी कर दी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ क्या है। अब आपने बात करनी होती है कांस्टेंट फाइंड करने की। सबसे पहला कांस्टेंट सवाल में k गिवन था और दूसरा q गिवन था। क्वेश्चन पे वापसी नहीं जा रहा अभी फिलहाल, k और q गिवन था, दो कांस्टेंट थे। k आपने कहा सर अब जरा समझते हैं, आपने कहा कि ग्रेडियंट जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू
2d के a स्क्वेड b स्क्वेड l स्क्वेड ओवर m। तो अगर मुझे k निकालना है तो मैं ग्रेडियंट में m को मल्टीप्लाई करवा के बाकी सारी वैल्यूज 2d a स्क्वेड b स्क्वेड l स्क्वेड करूंगा तो आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ k। ये मेरा 1 मार्क एनालिसिस का याद होगा। दूसरा कांस्टेंट है q। सर y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट इज -2dq ओवर m। तो y इंटरसेप्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं m और इसको डिवाइड करा दूं -2d से तो आई वुड गेट q। ये मेरा अगला मार्क है। सर ये दोनों कांस्टेंट्स आपने फाइंड कर दिए, आपने इक्वेशन बना दी, यहां पे आपने लिख दिया प्लॉट v स्क्वायर अगेंस्ट 1 over s4 and graph will be a straight line। और यहां अगर लिखना चाहो विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट तो सही हो जाएगा, नेगेटिव y इंटरसेप्ट। तो ये आपकी वैल्यू कंप्लीटेड एनालिसिस है। आपने प्लॉटिंग बता दी किसके अगेंस्ट होगी, आपने k निकाल के बता दिया, आपने q निकाल के बता दिया, और यहाँ पे आपके पास आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपके पास जो है पूरा का पूरा एनालिसिस का काम यहाँ तक हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एनालिसिस हो गया एग्जाम्पल 1 का। एग्जाम्पल 2 का भी देखिएगा। देखें, इसमें भी हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स थे, एक हमारे पास k था, एक हमारे पास z था। सबसे पहले तो मैं ग्राफ, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो मैं चेंज कर रहा था लेंथ, और डिपेंडेंट वेरिएबल था जो चेंज इन टेम्परेचर। इक्वेशन को साफ सुथरा करते हैं। 1 over l को इधर रहने देते हैं, ठीक है, मेरी आसानी के लिए कि यार ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट है, सही है, जो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 1 over l है और डिपेंडेंट वेरिएबल q है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हमेशा जो है x एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट हमेशा जो है y एक्सिस पे आता है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आई वुड रीअरेंज इट। मैं ATV स्क्वेड ओवर L माइनस Z इज इक्वल्स टू MK डेल्टा थीटा। M के डिवाइड करा देता हूं, ATV स्क्वेड ओवर MK L माइनस Z ओवर MK इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। मैंने सिर्फ जो है इक्वेशन को रीअरेंज किया टू अ फॉर्म के मेरे पास जो भी चीज़ है डिपेंडेंट है वो अकेली हो जाए, y एक्सिस पे प्लॉट हो जाए, और जो भी चीज़ इंडिपेंडेंट है वो x एक्सिस पे प्लॉट हो जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा साफ सुथरा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको बात समझ आए। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ATV स्क्वेड ओवर MK 1 over L माइनस ZMK। अब मैं प्लॉट करूंगा y इज इक्वल्स टू MXC। तो डेल्टा थीटा अगेंस्ट 1 over L प्लॉट करूंगा। ये तो प्लॉटिंग हो गई बड़े आराम से। अब कॉन्स्टेंट्स की वर्किंग रह गई है। कौन से दो कॉन्स्टेंट्स हैं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट की, जो कि हमारे पास है k। अब ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट इज बेसिकली इक्वल टू ATV स्क्वेयर ओवर MK। सो k वुड बी इक्वल टू ATV स्क्वेयर ओवर M मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट। यहां मेरा एक नंबर स्कोर हो जाएगा। लास्ट चीज जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ z। y इंटरसेप्ट जो है दैट इज माइनस z ओवर MK। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये k था, अच्छा जी, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें z की वैल्यू निकालने के लिए y इंटरसेप्ट को y इंटरसेप्ट
मल्टीप्लाइड बाय एम के ओवर -1 इज इक्वल्स टू जी। क्योंकि हम के की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि y इंटरसेप्ट इज मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय पूरी जो के की वैल्यू थी ए टी वी स्क्वायर्ड ओवर एम से एम कैंसिल ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू जी। और लास्ट बिल्कुल ही साफ सुथरा कर देता हूँ, y इंटरसेप्ट multiplied by a t v squared over negative gradient is going to be z। तो ये आपके पास कंप्लीट एनालिसिस हो गया। किसको प्लॉट करेंगे, किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, हाउ वुड बी डूइंग दैट। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का मेजॉरिटी हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। डिफाइन किया, वैल्यूज को ढूंढी, सारी वैल्यूज जो है डेटा कलेक्ट किया, मेजरमेंट्स ली एंड देन इवेंचुअली वी गॉट द कांस्टेंट्स, एनालिसिस भी हो गए। ठीक है जी, यहाँ से बिट लास्ट बात रह गई है, देन विल कंप्लीट दिस फर्स्ट लेक्चर। ऑल राइट, बस आखिरी बात है। ठीक है, यहाँ तक 13 नंबर्स आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो चुका है। जस्ट जो आखिरी जिसे कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप जो रह गया है वो है कुछ एडिशनल डिटेल्स जिनका एक जनरल ट्रेंड मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है बट एक जेनेरिक आइडिया है जिससे आप पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी प्रिकॉशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिकॉशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन, रिपीटिंग एंड एक्यूरेसी, के 4 चीजें आप एडिशनल में लाजमी आपने स्टेट करनी होंगी। जैसे मैं दोनों क्वेश्चंस जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं उन्हीं पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की प्रिकॉशनरी बात कर रहा हूं। तो इसमें जब मैंने डायग्राम बनाई थी तो मैंने यहाँ पे एक कुशन लगाया था। सो कुशन मटेरियल हमारे पास प्रिकॉशन हो जाएगा। यूज कुशन मटेरियल आप जो है लिख दोगे कि यूज कुशन मटेरियल टू स्टॉप द ट्रॉली। आप इस बात को भी रियलाइज करो कि वो ऑलरेडी मार्क जो है डायग्राम में प्लॉट करने से मिल चुका है। ठीक है, बट अगेन डिस्क्राइब करना भी इट्स बेटर। अच्छा, प्रिकॉशनरी तौर पे और कोई प्रिकॉशन इसमें आ सकती हैं। हमारे पास जो है, हाँ, ये मैग्नेट को क्लैम्प करना है, क्लैम्प द मैग्नेट, क्लैम्प द ब्लॉक एंड मैग्नेट, गिर सकता है। ठीक है, उंगली पे भी लग सकता है, हैवी मैग्नेट है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें प्रिकॉशनरी तौर पे आ गई। ठीक है, इसके बाद अब डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन में जो हमारी लाइन बनी थी याद करें अभी हम लोगों ने बनाई है। दैट इज जो भी लाइन है दैट इज गोइंग टू पास, दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम -2 DQM। तो ये बात भी आप स्ट्रेट कर सकते हो। मैंने नेगेटिव पॉइंट सब यहाँ लिख दिया था बट इसके साथ एक और बात जो है, प्लॉट तो कर दिया बट इस लाइन की डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। Line would be a straight line, would be a straight line. Straight line, और जेनेरिक बात कर रहा हूं, पासिंग फ्रॉम जो भी आपका y इंटरसेप्ट है उस चीज को आपने जो है स्टेट करना होगा। ये जेनेरिक बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, प्रिकॉशंस भी हो गए, लाइन की डिस्क्रिप्शन हो गई, रिपीटिंग। अब आप रिपीटेशन में भी कोई भी बात कर सकते हो यार कि जो है मैं रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर सेम वैल्यू ऑफ एस फ्यू टाइम्स एंड टेक एवरेज। बहुत ही सेम आंसर एज इट इज, यही बात करनी है, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, यही करनी है, एज इट इज करनी है। रिपीट कर दिया आपने, एस की वैल्यू भी एवरेज कर ली, और एवरेजिंग के बाद जो है एक्यूरेसी के लिए आप क्या बोलोगे भाई? एक्यूरेसी के लिए कोई भी चीज़ आप जो भी आपको बेहतर लगे कि भाई हमारे पास मेक श्योर द मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज, ये बात लिख दो। एक्यूरेसी के लिए यू कैन स्टेट दैट कि हमारे पास डिफरेंट बट ज़्यादा वैल्यूज ऑफ एस, यूज मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एस
टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी वैसे भी जो है ना इससे भी इम्प्रूव हो ही जाती है एवरेजिंग करने से। तो ये आपके पास जो है जनरल 4 लाइनें हो जाती हैं ताकि आपके आंसर्स में चेरी ऑन द टॉप मिल जाए और पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। दूसरे क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं चारों बातें, प्रिकॉशंस, लाइन की डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेसी, और हमारे पास जो है इसमें जो चीज थी दैट इज गोइंग टू बी रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग तो खैर बहुत सिंपल है। अब इसमें भी जो है मैं आपके सामने जो है चारों बातें स्टेट करता हूँ, आप भी वन बाय वन इसको देखिएगा। सबसे पहले जो है प्रिकॉशंस के तौर पे, क्योंकि ऑयल है तो हॉट ऑयल है, तो इसमें हॉट ऑयल था, सो ग्लव्स शुड बी यूज्ड, ठीक है। ये प्रिकॉशनरी तौर पे हो गया, ठीक है। अगेन करंट वायर में भी हो सकता है, ठीक है, तो आप उसमें भी कोई बात कर सकते हैं, ठीक है। वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, उसको भी हाथ ना लगे, तो मेक श्योर दैट यूर डीलिंग द विद केयर, और आप वायर को डायरेक्टली कांटेक्ट में ना लाएं, ग्लव्स पहन के एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, फिर लाइन की डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग फ्रॉम द वाई इंटरसेप्ट। जो भी वाई इंटरसेप्ट है आपने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेट करनी होगी, ठीक है। जेनेरिक बात कर रहा हूँ इस केस में। वाई इंटरसेप्ट के बाद अब हमारे पास जो है अब रिपीटिंग की बात कर रहा हूँ, रिपीट फॉर सेम वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ एल फ्यू टाइम्स एंड टेक एवरेज, एंड टेक एवरेज। एक ही एक्सपेरिमेंट में एक ही वैल्यू से बहुत बार इस एक्सपेरिमेंट को करके एवरेज लेंगे ताकि चीज़ें बेहतर तौर पे जो है हमारे पास आ रही हो, आंसर जो है रिलेटिवली अच्छे, खूबसूरत, अच्छे ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है। और इसमें प्रिकॉशनरी तौर पे इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हीट की बात हो रही है तो इंसुलेशन ऑफ द बीकर कैन ऑल्सो हेल्प इन दिस, ठीक है। इंसुलेशन ऑफ द बीकर हेल्प कर सकती है, ठीक है, हीट लॉस रिड्यूस कर सकती है। तो ये भी हमारे पास जो है 4-5 लाइनें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। 15 मार्क्स हैं, मैं ऑलरेडी 17-18 ले चुका हूँ इसमें, आपको 15 तक की वर्किंग जो है इंपॉर्टेंट है। तो गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इससे मुश्किल बातें नहीं होती। इस सेकंड वीडियो में हम लोग और भी एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू हैड फन। थैंक यू, सब्सक्राइब।